नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं जो कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, मतलब एसएमई सेक्टर की कंपनी है। एसएमई में आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी का नाम है तुम्हारा धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड। धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, अगर इस कंपनी के बात करें तो कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी 2005 में बनी थी। बात कर लेते हैं कि कंपनी के प्रमोटर वगैरह कौन है, तो कमलेश कुमार पटेल इनके प्रमोटर हैं, और तुम्हारा मित कमलेश कुमार पटेल इसके मिसेस कमलेश कुमार पटेल इनकी जो हाउसवाइफ हैं, मतलब इनकी मिसेस हैं, वो इनकी प्रमोटर हैं। अगर आईपीओ की एप्लीकेशन की बात करें कि कितने तारीख से कितनी तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा, तो 9 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक आईपीओ खुला रहेगा। बात करें अलॉटमेंट की, तो 12 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट है। और रिफ़ंड की समझिए कि कितनी तारीख को रिफ़ंड आएगा। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं लगती है तो 13 दिसंबर को आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। आपको आईपीओ में एप्लीकेशन लग जाती है तो आपके डीमैट अकाउंट में साथियों 13 दिसंबर को ही शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 16 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है और एनएससी में ये एसएमई सेक्टर में लिस्ट होगी। अगर बात करें कि कितना रुपये आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है, तो ये कंपनी जो है धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, ये तुम्हारी 23 करोड़ रुपया आईपीओ के जरिए जुटाना चाहते हैं। बात करेंगे ओएफएस है या आई का फ्रेश इशू है, तो ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब समझ लेते हैं कि इनका कोटा वगैरह कितना रखा गया है। तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए 50% कोटा रिजर्व रखा गया है, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। रिटेल की बात करें तो रिटेल निवेशकों के लिए 35% कोटा रिजर्व रखा गया है। होल्डिंग की बात समझ लेते हैं। जो प्रमोटर की होल्डिंग वर्तमान में 77% है, तो वो आईपीओ के बाद में 57% होल्डिंग रह जाने वाली है। ये तो इसका आईपीओ। अब धंधा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यार ये कंपनी बिजनेस क्या करती है। क्योंकि किसी भी आईपीओ में लगाने से पहले आप ये समझो कि यार वो व्यापार क्या करती है। बात तो आप पैसे तो व्यापार पे लगाने वाले हो ना। तो इसका क्या है कि ये ना बीज को एक तरह से अपने लैब में बीज प्रोवाइड करती है, और उसका जैसे आपने देखा होगा गन्ने का, गेहूं का, या दाल का, ज्वार का, बाजरे का, इस तरह के जो बीज होते हैं ना, उसमें कुछ हाइब्रिड वगैरह डाल के जिससे जल्दी से आपने देखा होगा फलों की या सब्जियों की कुछ उन्नत नस्ल आ जाती है कि यार ये, जैसा आपने देखा लौकी इतना सा आता था, इतना आ गया, फिर उससे एकदम से वो बहुत जल्दी हाइब्रिड बन के बढ़ने लगा, भिंडी लंबी लंबी आने लगी। तो ये उस तरह का बीज को मतलब बनाती है, मतलब बीज बनाने का एक बिजनेस है। मतलब इनका खुद अपने उसमें इनकी लैब है, उस लैब में ये उस बीज को रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद उसमें देखते हैं कि ये बीज सक्सेस हो सकता है, और फिर वो बीज अगर बन जाता है तो उसे फिर वो मार्केट में उतार देते हैं। ये इसका बिजनेस है। बात करें तो थोड़ा सा इसके 1200 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर भारत में है। मतलब भारत के अंदर ये 1200 से ज़्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जहाँ पे ये अपना माल को दूसरों के सप्लाई करती है। जो उस कंपनी के पास में जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, वो पूरी प्रॉपर्टी या जो वेयर हाउसेस हैं, या जो ऑफिस हैं, या जो कंपनी के लैब वगैरह बनी हुई है जहाँ पे ये अपने बीज को रखती हैं, सहेजती हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट करती हैं, वो सभी के सभी जो हैं इनकी लीज पे रखी हुई है। ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इन्होंने उसे लीज पे ले रखा है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। थोड़ा समझ लेते हैं कि कंपनी के एसेट वगैरह क्या है। तो जो कंपनी के एसेट 2022 में 20 करोड़ हुआ करते थे, 2023 में भी 20 करोड़ हुए, और 2024 में 35 करोड़ के एसेट हो गए। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 35 करोड़ का रेवेन्यू था, 2023 में 46 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, और 2024 में 63 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 58 करोड़ का प्रॉफिट था इसका 2022 में, और 2023 में 58 लाख का प्रॉफिट था इसका 2022 में। 2023 में 8 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, और 2024 की अगर बात करें तो 4 करोड़ 65 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। अगर वैल्यूएशन की बात करें कि कितना वैल्यूएशन लगती है इस पर, तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो अपनी 190 करोड़ की, मतलब 90 करोड़ की वैल्यूएशन पे आईपीओ मांग रही है। अपनी कंपनी ने अपनी जो वैल्यू लगाई है वो 90 करोड़ की वैल्यू लगाई है। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 34% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। आरओसी की बात करें तो 39% का आरओसी है। और अगर एबिटा मार्जिन की बात करें, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन, जो 11% का है।
ईपीएस समझ लेते हैं कि इसका अर्निंग प्रति शेयर कितना आता है, तो लगभग 7.30 इसका अर्निंग प्रति शेयर निकल के आता है। कंपनी थोड़ा सा यूनिक है, बिजनेस मॉडल में अच्छा है। अगर पी रेशो की समझते हैं कि कितने की पी रेशो पे आ रही है, तो ये 19 के पी रेशो पे आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ये अपने 5 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पे आ रही है। अब इसी की अगर सिमिलर इंडस्ट्री की बात करें तो मंगलम सीड है, जिसका तुम्हारा 24 का पी है और अर्निंग प्रति शेयर जो है वो 12 का है। तुम्हारा एक सीड कृषि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका पी 32 का है और जो ईपीएस अर्निंग प्रति शेयर है वो 8 का है। तो अगर पी वाइज देखा जाए तो ये कंपनी थोड़ा सा महंगी नज़र आ रही है। अब समझ लेते हैं कि अपने आईपीओ का पर्पज़ क्या है कि आईपीओ लेके आ रहे हो, क्या करोगे उस पैसे का। तो इन्होंने जो बताया, कुछ तो ये वर्किंग कैपिटल वगैरह में यूज लेने वाले हैं, कुछ बिजनेस को अपने एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस में काम लेने चाहते हैं, मतलब पैसे की इनको रिक्वायरमेंट है। कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी दोनों ही बात जान लेते हैं कि कंपनी में अच्छी बातें क्या हैं और बुरी बातें क्या हैं। तो अच्छी बात क्या है कि कंपनी का जो जीएमपी है वो 50% चल रहा है। जीएमपी को देख के आप आईपीओ में एप्लीकेशन ना लगाएं साथियों, क्योंकि जीएमपी तो एक मात्र अंदाज़ा मात्र है। आपको आईपीओ में एप्लीकेशन लगानी है तो आप पहले कंपनी में रिसर्च करें, उनका बिजनेस मॉडल पढ़ें, उनमें आपको अच्छा लगता है, यूनिक तरह का बिजनेस मॉडल है या अच्छा है या चलने वाला है। और कंपनी की अगर कुछ बुरी बातें भी बात करें कि यार कंपनी में कुछ थोड़ा सा अगर अच्छी बात करी तो कुछ बुरी बातें भी करनी ज़रूरी है। जब पता चलेगा, जब कंपनी में अच्छी और बुरी दोनों बातों को कंपेरिजन होगा, तो अच्छी बात तो कंपनी में ये है कि उसका जीएमपी अच्छा चल रहा है तो आपको लिस्टिंग गेन अच्छा मिल सकता है। जो ख़राब चीज़ है कंपनी के बारे में वो ये है कि ये एक तरह से जहर वगैरह का ही काम करते हैं। मतलब आप किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दवाई बना रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल वगैरह डाल के, तो ऐसा जैसा रूस में या और जो देश हैं उन देशों में ये कंपनी बैन है। मतलब वहाँ ये अपनी कंपनी कुछ चीज़ें नहीं करती। इसकी सेल आउट ज़्यादातर भारत में, भारत सरकार भी इसको ज़्यादातर ऐसे प्रमोट नहीं करती। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव बात है। और दूसरा क्या, कुछ लोग इससे ऐसी निर्भरता इसकी ज़्यादा है, मतलब इसकी जो निर्भरता है ना वो डिस्ट्रीब्यूटरों पे है। तो डिस्ट्रीब्यूटरों से अगर बिजनेस नहीं आएगा तो इसको समस्या हो जाएगी। ये एक थोड़ी सी कंसर्न का विषय है। देखो बिजनेस में होता क्या है कि अगर आप सपोज करो किसी के ऊपर निर्भर हो, तो आपको वहाँ से अगर व्यापार नहीं आया तो आप समस्या में आ जाओगे। तो इसीलिए इसकी ऊपर जो सबसे मुझे थोड़ा सा कंसर्न की बात लगी कि इसके अंदर निर्भरता है। जो निर्भरता होनी अच्छी बात नहीं होती। अगर निर्भरता है तो कहीं भी समस्या आ सकती है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को कोई दूसरी कंपनी आ गई, दूसरी कंपनी ने ऑफ़र दे दिया कि यार हम तुम्हें इतने % का मार्जिन देंगे, उस मार्जिन पर काम करो, आप ये करो, आप भाई सिमिलर इंडस्ट्री में तुम्हारा मंगलम सीट है और इस तरह की जो कंपनियां हैं, तो उसमें थोड़ा सा आगे जाके बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम आ सकती है कि निर्भरता बहुत कम रहनी चाहिए। और प्रयास ये होना चाहिए कि आपका किसी एक के ऊपर में निर्भरता ना रहे। मतलब आप खुद की भी रिटेल शॉप हो या रिटेल हो तो अच्छी बातें हैं कि आप केवल डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से ही व्यापार चला रहे हो पूरे भारत में। ठीक है, भारत के अंदर इनके 1200 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पर चूँकि डिस्ट्रीब्यूटर चलते हैं मार्जिन पे, बट डिस्ट्रीब्यूटर को आप मार्जिन दोगे तो वो आगे काम करेगा। अगर प्राइस बैंड की भी बात कर लेते हैं कि उसका प्राइस बैंड हमने डिसाइड नहीं किया है, 52 रुपये से लेकर 55 रुपये तक का इसका प्राइस बैंड है और एक लोट में 2000 शेयरों का एक लोट है। मतलब कि अगर आपको एक एप्लीकेशन लगानी है धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस सर्विसेज कंपनी की, तो आपको 2000 शेयरों की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि वो अपर बैंड पे ही आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अपर बैंड पर अगर आप एप्लीकेशन लगाओगे तो लगभग 1,10,000 रुपये आपके एक एप्लीकेशन पर लगेंगे। अगर अच्छी बातें समझें तो अच्छी बात इसमें ये है कि इसका 50% जीएमपी चल रहा है। साथ ही जीएमपी को एक अंदाज़ा मात्र है, जीएमपी को देख के आप एप्लीकेशन ना लगाएं, क्योंकि इस शेयर बाज़ार में बहुत से लोग नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि वो देख लेते हैं कि जीएमपी इतने का चल रहा है, मतलब 1 लाख लगाएंगे, 50% का जीएमपी मतलब 50,000 रुपये का % तत्काल हमें प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आईपीओ लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। होता क्या है साथियों कि जो एसएमई सेक्टर की कंपनियां होती हैं ना, और जो मेन बोर्ड की कंपनी होती है, उनमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप मेन बोर्ड की जो कंपनी होती है उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है। मतलब आपके अगर 10 शेयर, 15 शेयर या 20, 50, 100 शेयर
एप्लीकेशन में लग गए आपके 2 लाख शेयर लग गए, 2000 शेयर लग गए, तो आप उसे तत्काल बेच कर निकल सकते हो। लेकिन एसएमई सेक्टर में ऐसा नहीं रहता। एसएमई सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उसमें आप तभी बेच सकते हो क्योंकि ये लोट का लोट ही बिकता है। मतलब 2000 शेयर का लोट है तो ये 2000 ही सामने वाला बायर रहना चाहिए, तभी आप इसे बेच पाओगे। उसमें ऐसा नहीं होता। मैन बोर्ड की जो कंपनियां होती हैं उसमें तो आपने अगर मान सपोज करो तुम्हें 100 शेयरों के आईपीओ लगे, तुम्हें लगा यार इसमें मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसमें से 30 शेयर बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। उसमें 30 भी बेच सकते हो, आप 20 बेच सकते हो, 2 शेयर भी बेच सकते हो। लेकिन इसमें आपको 2,000 बेचने पड़ेंगे और 2,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो ये एसएमई सेक्टर की जो भी चाहे एनएससी में हो चाहे बीएससी में, उसमें ये सारी समस्याएं मिलती हैं देखने के लिए। और अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो नए निवेशक होते हैं वो जीएमपी को देखकर, जीएमपी मोनोपुलेट भी की जाती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ना आपको मेरे कहने से इन्फ्लेशन होना है, ना आपको मेरे कहने से डिस्करेज होना है। आपको आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना, वो आपका अपना डिसीजन होगा। आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही फाइनेंशियली डिसीजन लें। लेकिन मैं तो एक जनरली जो बातें हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भाई देखो, होता क्या है कि आपने एसएमई सेक्टर में आईपीओ में लगाया, आपने सोचा कि यार एसएमई की कंपनी है और अच्छी बात है 50% का जीएमपी चल रहा है, मतलब 1,00,000 रुपये लगाएंगे अपन, 1,10,000। और अगर 50% का जीएमपी अगर हमारी एप्लीकेशन खुल जाती है तो लगभग 55-60 हज़ार रुपये हमें एक बार में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता साथियों। कई बार ऐसा होता है कि जब एसएमई सेक्टर की जो इनमें लोअर सर्किट लगना चालू होता है तो इनमें निकलने तक का भी मौका नहीं मिलता। मतलब आपकी जमा भी नहीं निकल पाती, बहुत बहुत दिन तक नहीं निकल आती। अगर 2000 मतलब जो इतिहास में जैसा हुआ है, मैं तो ऐसा बता रहा हूँ कि जो बुल फेस की मार्केट होती है, जनरली जो प्रमोटर होते हैं वहाँ पे लिस्टिंग गेन की जगह छोड़ते नहीं, मतलब पहले से ही इतनी हायर वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आते हैं ताकि वो जगह छोड़ी ना जाए। साथियों, मैं तो आपको केवल अब इन सब चीज़ों से अवगत करा सकता हूँ, बाकी डिसीजन आपका है। आप आईपीओ में लगाएं कि नहीं लगाएं वो आपका अपना डिसीजन है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि एफएनओ बिल्कुल ना करें, इंट्राडे बिल्कुल ना करें, ये सब ओवर लेवरेज में ना रहें, क्योंकि शेयर बाज़ार है, इससे आप इसमें नुकसान कर लोगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जितना हो सकता हो पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद से ही ज्ञान हो जाएगा। कंपनियों का बिजनेस मॉडल पढ़ो, अगर कुछ सुनना ही है तो कॉल सुनो कि यार कंपनी अपने बारे में क्या गाइड्स दे रही है। ये सब चीज़ें सुनने की होती है, समझने की होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उठाया बाय कर लिया, किसी ने टिप दी आपने वो शेयर बाय कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करना। अच्छे से अच्छे बिजनेस मॉडल पढ़ने हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं देख रहा था लगभग 77% यूज़र है मेरा चैनल देखते ज़रूर है, तो सब्सक्राइब नहीं करते, 0.5 सेकंड लगती है, कर दिया करो। धन्यवाद, थैंक यू।